दोस्तों, एक ऐसा राजा जिसे इतिहास ने अपनी कहानियों में दफन कर दिया, उसके बारे में ना तो जानकारियां हैं और ना ही कोई खास ऐसी इमारत या फिर चिन्ह जो उस राजा को एक खास पहचान दे सके या फिर उसके किए गए कामों के बारे में लोगों को बता सके। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि वो राजा दुनिया का सबसे अमीर राजा था। उसके राज्य में वजीरों की औकात इतनी थी कि उनके सामने आजकल की दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी पानी भरते नजर आते। अब आप सोचिए, जब वजीर इतने अमीर थे तो राजा के पास कितना पैसा और कितनी धन दौलत होगी। रहने दीजिए, आप नहीं सोच सकते। आप क्या, कोई भी नहीं सोच सकता उस राजा के पास हम सबकी सोच से भी ज्यादा धन दौलत थी। अब आप सोचिए कि आखिर वो राजा कौन हो सकता है। चलिए हम आपको बता देते हैं, वो माली साम्राज्य का एक राजा था। दोस्तों, माली साम्राज्य का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि शायद हम मंसा मूसा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। असल में हम बात कर रहे हैं मंसा मूसा के बड़े भाई सुलेमान की, जिसे सुलाइमान ऑफ माली भी कहा जाता है। दोस्तों, सुलेमान के बारे में शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि उसके बारे में इतिहासकार भी खामोश रहे हैं। लेकिन बता दें कि सुलेमान मंसा मूसा से भी ज्यादा अमीर था और सुलेमान की ही धन दौलत और राज्य बाद में मंसा मूसा को मिला था। सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि सुलेमान रईसों का रईस था। माली साम्राज्य के महल में जब हफ्ते में एक दिन सभी राजाओं की सभा होती थी तो आसपास के बड़े राजा, जिनका दुनिया भर में नाम चलता था, वो सुलेमान के महल में सर झुका के उसे सलाम करने आते थे। दोस्तों, सुलेमान अबू बकर का पोता था। सुलेमान के जन्म के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ था, लेकिन बचपन से ही सुलेमान को घूमने का काफी शौक था। छोटी उम्र में ही सुलेमान अपने साथियों के साथ महल से दूर पता नहीं कहां घूमने निकल जाया करता था। बाद में सैनिकों की मदद से उसे ढूंढा जाता था। दोस्तों, सुलेमान माली साम्राज्य का वो उत्तराधिकारी था जिसने अपनी दौलत और अपनी ताकत पर शायद कभी घमंड नहीं किया। हालांकि मंसा मूसा के अंदर बाद में उसकी दौलत का थोड़ा बहुत घमंड आ गया था, लेकिन सुलेमान को इस चीज का कोई घमंड नहीं था। आप में से बहुत से अभी भी कंफ्यूज होंगे कि माली साम्राज्य में ऐसा क्या था जो कि वो इतना अमीर साम्राज्य और इतना समृद्धशाली था। तो आपको बता दें कि माली साम्राज्य अपनी संपत्ति के लिए जाना जाता था, जो मुख्यतः व्यापार से प्राप्त होती थी। माली साम्राज्य ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया जो पश्चिम अफ्रीका को उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय दुनिया से जोड़ते थे। इन मार्गों से जो सोना, नमक और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था, जिससे माली साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे धनी साम्राज्यों में से एक बन गया था। दोस्तों, माली साम्राज्य अपने जीवंत संस्कृति और विविधता के लिए भी जाना जाता था। टिम्बक्टू शहर, जो माली साम्राज्य के मध्य में स्थित था, वो इस्लामी विविधता और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और साथ ही वो कई विश्वविद्यालयों और मदरसों का एक विशाल केंद्र बन गया था। टिम्बक्टू अपने पुस्तकालयों के लिए भी जाना जाता था, जिसमें विज्ञान, गणित, चिकित्सा और साहित्य सहित विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां लिखी हुई थी। माली साम्राज्य अपने समृद्ध व्यापार नेटवर्क के लिए भी जाना जाता था, जो सहारा रेगिस्तान, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। वहां व्यापारी लोग कपड़ा, मसाले, रेशम और चीनी मिट्टी जैसी विलासिता की वस्तुओं के लिए सोना, नमक, हाथी दांत और दांसों का आदान प्रदान करते थे। 11वीं शताब्दी में इस्लाम को माली साम्राज्य में पेश किया गया था। मंसा मूसा सहित साम्राज्य के कई शासक कट्टर मुसलमान थे और उन्होंने पूरे पश्चिम अफ्रीका में इस्लाम धर्म को फैलाने में मदद की, लेकिन अफसोस इस्लाम यहाँ का प्रमुख धर्म नहीं बन पाया। दोस्तों, सुलेमान देखने में कुछ खास नहीं था। उसका रंग भी काफी काला था, इसलिए सुलेमान के पास श्रृंगार करने की पूरी एक टीम थी, जिसमें करीब 100 लड़कियां थी और उस टीम की हर लड़की अपने आप में कुछ न कुछ खास जानती थी। सुलेमान बिना मेकअप यानी बिना श्रृंगार किए कभी बाहर या फिर सभा में नहीं आता था और सुलेमान का मेकअप करने के बाद वो इतना ज्यादा सुंदर लगता था कि देखने वाले की नजरें उस पर से हटती ही नहीं थी। लेकिन बिना मेकअप के अगर कोई सुलेमान को देख लेता था तो वो डर जाता था।
सुलेमान को सुबह नहाने के लिए गुलाब जल चाहिए होता था और उसके लिए हर रोज करीब 5 से 7 हजार गुलाब लाए जाते थे। नहाने के बाद सुलेमान के नग्न शरीर पर शुद्ध चंदन के तेल से मालिश की जाती थी। ये मालिश उसकी दासियां करती थी, लेकिन इस मालिश के बाद उसे नहलाया नहीं जाता था क्योंकि सुलेमान को चंदन की खुशबू बहुत पसंद थी। उसके बाद वो सीधा ड्राई फ्रूट्स का सेवन करता था। इसके तुरंत बाद सुलेमान का मेकअप किया जाता था। दोस्तों, मेकअप में सुलेमान को करीब 2 से 3 घंटे लगते थे और करीब 10 बजे वो राजगद्दी पर आता था। गद्दी पर आते ही उसके लिए करीब 7 तरह के जूस आते थे। वही पीकर उसका 11 बजे तक का समय हो जाता था और 12 बजे सुलेमान गद्दी छोड़कर महल में आता था, जहां पर ऊंट के बच्चे का गोश्त और चावल उसके खाने में परोसा जाता था। दोस्तों, सुलेमान को ऊंट के बच्चे का गोश्त बहुत पसंद था क्योंकि वो उसके अनुसार खाने में काफी लजीज होता था। सुलेमान रोज दोपहर में ऊंट के बच्चे का गोश्त ही खाता था। वो अलग अलग बावर्चियों से उसे अलग अलग तरीके से पकवाता था। उसकी खुराक बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उसकी कद काठी और शरीर बहुत तगड़ा था। सुलेमान ने अपने खाने के लिए महल में करीब 1000 बावर्ची नियुक्त कर रखे थे, जो कि उसे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा खिलाते थे जिससे सुलेमान उबता नहीं था। 1 घंटे में खाना पीना होने के बाद सुलेमान शाम 5 बजे तक अपने महल में ही आराम करता था। इस बीच उसे ना तो कोई डिस्टर्ब कर सकता था और ना ही उससे कोई सवाल पूछ सकता था। शाम को उठने के बाद सुलेमान वापस अपनी राजगद्दी पर बैठता था और करीब 3 से 4 घंटे की एक लंबी बैठक होती थी। उस बैठक के दौरान वो लोगों को सुनता था, राज्य के बारे में अच्छी बुरी बातें सुनता था, उन पर अमल करता था कि कहां पर क्या बदलाव करने हैं और क्या नहीं। सुलेमान नियमों का काफी पक्का था। उसके बनाए हुए नियमों को अगर कोई तोड़ के आगे बढ़ता था या फिर उन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता था तो उसके साथ जो होता था उसकी गवाह पूरी आवाम होती थी। हालांकि मस्जिदों और मदरसों में उस समय कुछ लोग नापाक हरकतें करते थे। वहां छोटे बच्चों को अगवा कर लिया जाता था और कई बार तो वहां छोटे बच्चों की लाश तक मिली थी, जिसको देख सुलेमान ने हर मदरसे और मस्जिद में अपने सैनिक भिजवा दिए थे ताकि वहां किसी तरह की कोई गलत हरकत ना हो सके, और अगर कोई गलत हरकत करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसके सैनिक उस गलत करने वाले व्यक्ति को उसके आगे पेश करते थे, जिसके बाद सुलेमान उसे लोगों के बीच एक जगह बांधकर उसके ऊपर लोगों से तब तक पत्थर मरवाता था जब तक वो दम नहीं तोड़ देता था। दोस्तों, सुलेमान का कहना था कि हर धर्म की अपनी एक महत्वता है, इसलिए कोई किसी धर्म पर उंगली ना उठाए। दोस्तों, सुलेमान रात के खाने में मेमने का गोश्त खाना पसंद करता था। उसके बाद उसे मीठा चाहिए होता था, जिसके लिए वो अपने बावर्चियों से कभी हलवा तो कभी मिठाइयां बनवाता था। उन्हें खाने के बाद वो अक्सर हरम की तरफ निकल जाता था। हरम के नाम पर सुलेमान के पास एक अलग महल था जिसमें उसके सारे नौकर, उसके सलाहकार और सारे बावर्ची रहते थे। उसे अपने मेकअप टीम की सारी लड़कियां अच्छी लगती थी और उनमें से किसी को भी वो उठा लेता था, और कई बार तो सुलेमान एक बार में 100 लड़कियों को अपने साथ अपने कक्ष में लेकर जाता था, जिसके बाद उसके कक्ष से कभी हंसने तो कभी चिल्लाने की आवाजें आती थी। जब कभी वो ज्यादा जोश में होता था तो वो पूरी रात नहीं सोता था। इस तरह से उसका एक दिन बीतता था। लेकिन दोस्तों, एक रंगीन जिंदगी जीने वाले सुलेमान की जिंदगी में एकदम से बदलाव तब आया जब वो अचानक से सब कुछ छोड़ छाड़ के अचानक से ही हज के लिए निकल गया था। आपको शायद ना पता हो तो आपको बता दें कि हज मुस्लिमों का एक पवित्र स्थान है जहां पर जाना हर मुस्लिम का सपना होता है। सुलेमान वहां गया था। असल में वो ये कहकर निकला था कि वो हज के लिए जा रहा है, लेकिन वो हज नहीं पहुंचा था। हज में जाते समय सुलेमान के साथ करीब 2000 लड़कियां, 10,000 सैनिक और ना जाने जानवरों का कितना बड़ा काफिला था। कई दूरी की यात्राओं में सुलेमान अपने रथ जैसी पालकी में लड़कियों के साथ नंगा पड़ा रहता था। इस बात को बल इस बात से मिलता है जब IBN इशाक और अल मसूदी जैसे दिग्गज इतिहासकार सुलेमान के बारे में लिखते हैं कि सुलेमान एक मनमौजी और अय्याश राजा था। वो चाहकर भी अपनी अय्याशियां छोड़ नहीं सकता था। लड़कियां उसकी कमजोरी थीं। वो लड़कियों को देखकर अपने आप को नहीं रोक पाता था। महल में रातों रात अय्याशी और लड़कियों का नंगा नृत्य, उसका नंगा बदन सुलेमान को अपनी ओर खींचता रहता था।
इन सब के बावजूद भी कहीं कहीं पर उसे बहुत महान बताया गया है। सुलेमान के शौक जैसे शौक शायद ही किसी राजा के रहे हों। महल में बचे हुए खाने को वो ना खुद खाता था और ना ही किसी सैनिक को खाने देता था। उस खाने को अक्सर वो फिकवा देता था। कई बार महल के बूढ़े मौलवियों ने उसे समझाया कि खाने को फेंकने से अच्छा है कि तुम इसे अपने महल के जानवरों को खिला दिया करो, लेकिन सुलेमान को लगता था कि उसके महल के जानवर भी अच्छा खाना खाएंगे। खाने की इतनी बर्बादी देखकर एक बूढ़े व्यक्ति ने सुलेमान से कहा था कि आज जिस खाने को तुम फेंकवाते हो, एक दिन उसी खाने के लिए तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे। और दोस्तों, हुआ भी कुछ यूं ही। जब माली साम्राज्य का अंत नजदीक आया था तो उसे लगातार व्यापार में हानि होने लगी और उसका सोना उसके राजाओं ने अपने घमंड के चलते इधर उधर अपने घिनौने शौकों के चक्कर में बर्बाद कर दिया। हाल ये हो गया था कि अब माली साम्राज्य के लोग दिन में सिर्फ एक बारी खाना खाकर गुजारा करते थे और थोड़े ही समय बाद महल में लोग भूख से मरने लगे थे। उनका हाल इतना बुरा हो चुका था कि माली साम्राज्य की लड़कियों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे थे और धीरे धीरे पूरा माली साम्राज्य, जो कभी सबसे अमीर साम्राज्य था, वहां लोग एक दूसरे को मारने लगे थे और इस तरह माली साम्राज्य का पतन हो गया था। तो दोस्तों, ये है माली साम्राज्य के सबसे मनमौजी सुल्तान सुलेमान की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।